बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं आपका मेरे चैनल शागिद फाउंडेशन में इस्तकबाल करता हूं। बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे? आज हम इस वीडियो में छठी रियाजी के 5वें सबक की मशक़ी सवालात 14 के 4 सवालात, सवाल नंबर 4, 5, 6 और 7 को हल करेंगे। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने इस सबक के पहले वीडियो में इस सबक की जो बुनियादी मालूमात थी उसको डिटेल में समझ लिया है। अगर बच्चों आप ये चाहते हैं कि आप इन सवालात को जो आज मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ उनको आप आसानी से समझ सकें, तो आप क्या कीजिए, आप इस सबक के पहले वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आप बहुत आसानी से इस पूरे सबक को समझ सकेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम मशक़ी सवालात 14 के चौथे सवाल को हल करेंगे। चौथे सवाल में वो क्या कह रहे हैं? चौथे सवाल में वो कह रहे हैं कि राहील ने 42 किलोमीटर 365 मीटर का सफ़र बस से, 12 किलोमीटर 460 मीटर का सफ़र मोटर से और 640 मीटर का सफ़र पैदल तय किया, तो उसने कुल कितने किलोमीटर का सफ़र तय किया? ठीक है, और फिर बच्चों आगे वो कह रहे हैं कि जवाब अशरी कसर में लिखिए। ठीक है, यानी इस सवाल का जो जवाब है हमको अशरी कसर की सूरत में लिखना है, यानी अशारिया का इस्तेमाल करके लिखना है। ठीक है बच्चों, इस सवाल में हमको क्या करना है? इस सवाल में हमको मालूम करना है कि राहिल नाम के शख्स ने कुल कितने किलोमीटर का सफ़र तय किया है। ठीक है, तो बच्चों ये मालूम करने के लिए कि राहिल ने कुल कितने किलोमीटर का सफ़र तय किया है, हमको क्या करना होगा? उसने जो बस से सफ़र किया है, मोटर से सफ़र किया है और जो पैदल सफ़र तय किया है, तो उन तीनों की हमको क्या करना होगी? जमा करनी होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम ये मालूम कर सकते हैं कि राहिल ने कुल कितने किलोमीटर का सफ़र तय किया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि बस से तय किया गया फासला। ठीक है, बस से तय किया गया फासला। ठीक है, बस से कितना फासला तय किया गया? 42 किलोमीटर और 365 मीटर। ठीक है बच्चों, हम 42 किलोमीटर 365 मीटर को इस तरह से भी लिख सकते हैं। 42 किलोमीटर प्लस 365 मीटर। ठीक है, 42 किलोमीटर 365 मीटर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 42 किलोमीटर प्लस 365 मीटर। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 42 किलोमीटर है और ये 365 मीटर है। इन दोनों की जमा करने के लिए हमको क्या करना होगा? इन दोनों की जमा करने के लिए इन दोनों इकाइयों को सेम बनाना होगा। ठीक है, यहाँ पर ये 42 किलोमीटर है, तो यहाँ पर हमको ये 365 को किलोमीटर में तब्दील करना होगा। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे? 365 मीटर को किलोमीटर में तब्दील करेंगे। ठीक है, तो पहले हम ये 42 किलोमीटर को एज इट इज़ लिख लेंगे, 42 किलोमीटर। ठीक है, 365 मीटर को जब हम किलोमीटर में तब्दील करेंगे तो 365 मीटर ये क्या बन जाएंगे? ये बन जाएंगे 0.365 किलोमीटर। ठीक है, तो बच्चों जब हम 365 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 365 मीटर क्या बन जाएंगे? 0.365 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, मीटर को किलोमीटर में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, इसको अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप क्या कीजिए, इस सबक के पहले वीडियो को देखिए। इस सबक के पहले वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि मीटर को किलोमीटर में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 365 मीटर को हम किलोमीटर में किस तरह से लिख सकते हैं? 0.365 किलोमीटर। ठीक है, अब बच्चों हम क्या कर सकते हैं? 42 किलोमीटर और 0.365 किलोमीटर को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी किलोमीटर आ गया है और यहाँ पर भी किलोमीटर आ गया है, तो हम क्या कर सकते हैं? इनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, 42 और 0.365 को ऐड करेंगे तो क्या जवाब आएगा? 42 और 0.365 को ऐड करेंगे तो जवाब आएगा 42.365 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? इन दोनों नंबर्स को रफ वक्त में ऐड कर देख सकते हैं कि इन दोनों को ऐड करने पर क्या आएगा? 42.365 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरह से बस से तय किया गया फासला कितना होगा? बस से तय किया गया फासला होगा 42.365 किलोमीटर। ठीक है, अब बच्चों हमको क्या करना होगा?
मोटर से तय किया गया फासला कितना है ये मालूम करना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मोटर से तय किया गया फासला, मोटर से तय किया गया फासला। ठीक है बच्चों, मोटर से तय किया गया फासला कितना है? 12 किलोमीटर 460 मीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 12 किलोमीटर 460 मीटर 460 मीटर। ठीक है, 460 मीटर। ठीक है, अब बच्चों हम इसको 12 किलोमीटर और 460 मीटर को इस तरह से भी लिख सकते हैं, 12 किलोमीटर प्लस 460 मीटर। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, 460 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, ये 12 किलोमीटर को जैसे कि वैसे लिख लेते हैं, 12 किलोमीटर। ठीक है, अब हम 460 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 460 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएंगे 0.46 ठीक है, 46 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर 460 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लिया है। बच्चों अगर आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैंने 460 मीटर को किलोमीटर में इस तरह से कैसे लिखा है, तो आप इस सबक के पहले वीडियो को ज़रूर देखें। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप इस सबक के पहले वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में मैंने इस पूरे सबक की बुनियादी मालूमात को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आप वो देख लेंगे तो आपको इन सवालात को समझने में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम 12 किलोमीटर और 0.46 किलोमीटर को ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी किलोमीटर है, यहाँ पर भी किलोमीटर है, तब हम क्या कर सकते हैं, इनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए 12 किलोमीटर और 0.46 किलोमीटर को ऐड करेंगे तो क्या जवाब आएगा? जवाब आएगा 12.46 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने मोटर से तय किया गया फासला ये किलोमीटर में कितना है ये मालूम कर लिया है। ठीक है, इसी तरह से बच्चों राहिल ने 640 मीटर का सफर उसने पैदल तय किया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर हम लिखेंगे पैदल तय किया गया फासला, पैदल तय किया गया फासला, पैदल कितना फासला तय किया गया? 640 मीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 640 मीटर। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, 640 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, 640 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 640 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएंगे 0.64 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने बस से तय किया गया फासला किलोमीटर में कितना है ये मालूम कर लिया है। इसी तरह से मोटर से तय किया गया फासला ये भी किलोमीटर में मालूम कर लिया है, और इसी तरह से पैदल तय किया गया फासला ये भी हमने किलोमीटर में मालूम कर लिया है। ठीक है, अब बच्चों हमको क्या करना है, हमको ये मालूम करना है कि राहिल ने कुल कितने किलोमीटर का सफर तय किया है। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों हमको क्या करना होगा, हमको बस से तय किए गए फासला, मोटर से तय किया गया फासला और पैदल तय किए गए फासले की जमा करना होगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कुल कितने किलोमीटर फासला तय किया गया है ये मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, इन तीनों फासलों की जमा करके हमारा फाइनल आंसर मालूम करेंगे। लेकिन बच्चों इससे पहले कि हम फाइनल आंसर मालूम करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्या करें, इस वीडियो को पॉज करें और इसको नोट डाउन कर ले। फिर मैं क्या करता हूँ, इस बोर्ड को साफ करके हमारा जो फाइनल आंसर है उसको मालूम कर लेता हूँ। तो चलिए बच्चों हम क्या करेंगे, राहिल के ज़रिए से तय किया गया कुल सफ़र कितना है ये मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं ये बोर्ड साफ कर लेता हूँ। तो चलिए बच्चों हम क्या करेंगे,
राहिल ने कुल कितना सफ़र तय किया है ये मालूम करेंगे। ठीक है, राहिल ने कुल कितना सफ़र तय किया है ये मालूम करने के लिए हमको क्या करना होगा, बस से तय किए गए फासले की और मोटर से तय किए गए फासले की और पैदल तय किए गए फासले की जमा करना होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा, मैं यहाँ लिख सकता हूँ कुल सफ़र मसावी है बस से तय किया गया फासला प्लस मोटर से तय किया गया फासला, प्लस पैदल तय किया गया फासला। ठीक है, बस से तय किया गया फासला कितना है, बस से तय किया गया फासला है 42.365 किलोमीटर। ठीक है, इसी तरह से मोटर से तय किया गया फासला कितना है, मोटर से तय किया गया फासला है 12.460 किलोमीटर। ठीक है, इसी तरह से पैदल तय किया गया फासला कितना है, पैदल तय किया गया फासला है 0.640 किलोमीटर। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, कुल सफ़र मालूम करने के लिए हम इन तीनों आदात की जमा कर देंगे। ठीक है बच्चों, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इन तीनों आदात की जमा रफ वक्त में खड़ी तरतीब में लिखकर कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, देखिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पर रफ वक्त कर लेता हूँ। हमको क्या करना है, 42.365 और 12.460 और 0.640 की जमा करना है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करेंगे, इन आदत की जमा कर लेंगे। तो ये आ जाएंगे यहाँ पर 5, ये 6 और 6 12 और 4 16 के 6 हासिल के तौर पर 1, ये 6 और 4 10 और ये 3 13 और ये 14 के 4, ये अशारे की जगह पर अशारिया और ये हासिल के तौर पर 1, ये 2 और 2 4 और 1 5 और ये 0 5 और ये 4 और 1 5। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि राहिल ने कुल कितना सफ़र तय किया है, राहिल ने 55.465 किलोमीटर फासला या सफ़र तय किया है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर कुल सफ़र कितना होगा, कुल सफ़र होगा 55.465 किलोमीटर। तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर होगा कि राहिल ने कुल 55.465 किलोमीटर सफ़र किया है। तो इस तरह से हमने मशक़ी सवाल 14 का जो चौथा सवाल है उसको हल कर लिया है। बच्चों इस सवाल का जो जवाब है थोड़ा बड़ा है, लेकिन बच्चों जैसे कि मैंने आपसे इससे पहले भी कई मरतबा कहा कि मैथमेटिक्स में जिस सवाल का जवाब बड़ा होता है, लेंदी होता है, तो वह सवाल बहुत आसान होता है। अगर आप बच्चों इस सवाल को अच्छी तरह से देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत आसानी से इस सवाल को समझ जाएंगे। तो चलिए बच्चों हम मशक़ी सवाल 14 के 5वें सवाल को हल कर लेते हैं। 5वें सवाल में हमको क्या करना है, 5वें सवाल में वो कह रहे हैं कि आयशा ने शलवार के लिए 1.80 मीटर और कुर्ते के लिए 2.25 मीटर कपड़ा खरीदा, और फिर आगे कह रहे हैं कि कपड़े का नर्ख 120 रुपये फ़ी मीटर हो तो वो दुकानदार को कपड़े के लिए कितने रुपए अदा करेगी। ठीक है बच्चों, इस सवाल को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस सवाल में जो मालूमात दी गई है उसको और जो हमको मालूम करना है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। अगर हम इस सवाल में दी गई मालूमात को और जो हमको मालूम करना है उसको अगर हम यहाँ लिख लेंगे तो फिर हम बहुत आसानी से इस सवाल को
हल कर सकेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पहले से ही इस सवाल में जो मालूमात दी गई है उसको और जो हमको मालूम करना है उसको यहाँ पर मैंने लिख लिया है। ठीक है, सवाल में क्या दिया गया है? सवाल में दिया गया है कि शलवार के लिए खरीदा गया कपड़ा कितना है? 1.80 मीटर। और कुर्ते के लिए खरीदा गया कपड़ा कितना है? 2.25 मीटर। ठीक है, और आगे क्या दिया गया है? आगे सवाल में दिया गया है कि 1 मीटर कपड़े का नर्ख यानी 1 मीटर कपड़े की कीमत कितनी है? 120 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से इस सवाल में ये मालूमात दी गई और हमको मालूम क्या करना है? हमको मालूम करना है कि कुल कपड़े का नर्ख कितना है, यानी कुल कपड़े की कीमत कितनी है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम कुल कितना कपड़ा खरीदा गया ये मालूम करेंगे। ठीक है, कुल कितना कपड़ा खरीदा गया ये मालूम करने के लिए हमको क्या करना होगा? इन दोनों आदात की जमा करना होगी। शलवार के लिए जो कपड़ा खरीदा गया और कुर्ते के लिए जो कपड़ा खरीदा गया उन दोनों की हमको क्या करना होगी? जमा करना होगी। तो इस तरह से हम कुल कितना कपड़ा खरीदा गया ये मालूम कर सकेंगे। ठीक है, जब हम कुल कितना कपड़ा खरीदा गया ये मालूम कर लेंगे तो फिर हम बहुत आसानी से कुल कपड़े की कीमत भी मालूम कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा? हमको कुल खरीदा गया कपड़ा कितना है ये मालूम करना है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कुल खरीदा गया कपड़ा। कुल खरीदा गया कपड़ा, कुल खरीदा गया कपड़ा मालूम करने के लिए हमको क्या करना होगा? शलवार के लिए खरीदा गया कपड़ा और कुर्ते के लिए खरीदा गया कपड़ा की जमा करना होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे शलवार के लिए खरीदा गया कपड़ा जमा कुर्ते के लिए खरीदा गया कपड़ा। कुर्ते के लिए खरीदा गया कपड़ा। ठीक है, शलवार के लिए कितना कपड़ा खरीदा गया? 1.80 मीटर। ठीक है, और कुर्ते के लिए कितना कपड़ा खरीदा गया? 2.25 मीटर। ठीक है, अब बच्चों कुल खरीदा गया कपड़ा मालूम करने के लिए हमको क्या करना होगा? इन आदात की जमा करना होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? रफ वक्त में इन दोनों आदात को खड़ी तरतीब में लिखकर जमा कर लेंगे। ठीक है, आप चाहे तो आड़ी तरतीब में भी इनकी जमा कर सकते हैं। अगर आड़ी तरतीब में जमा ये समझ में नहीं आ रही तो हम क्या कर सकते हैं? इसको खड़ी तरतीब में लिखकर भी जमा कर सकते हैं। ठीक है, हमको क्या करना है? इन दोनों आदात की जमा करना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2.25 और ये 1.80। ठीक है, इन आदत की जमा करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर ये आ जाएगा 5, 8 और 2 10 का सिफर हासिल के तौर पर 1, ये अशारे की जगह पर अशारिया, ये 2 और 1 3 और ये 1 4। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कुल कितना कपड़ा खरीदा गया? 4.05 मीटर। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे कुल खरीदा गया। मैं थोड़ा उसको इधर लिख लेता हूँ। कुल खरीदा गया कपड़ा। कुल खरीदा गया कपड़ा कितना है? कुल खरीदा गया कपड़ा है 4.05 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने क्या किया है? कुल कितना कपड़ा खरीदा गया ये मालूम कर लिया है। ठीक है, अब बच्चों हमको क्या करना है? कुल खरीदे गए कपड़े की कीमत मालूम करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सवाल में हमको क्या दिया गया था? सवाल में हमको दिया गया था कि 1 मीटर कपड़े की कीमत कितनी है? 120 रुपये है। लेकिन हमको क्या मालूम करना है? हमको ये मालूम करना है कि 4.05 मीटर कपड़े की कीमत कितनी है। ठीक है, तो बच्चों 4.05 मीटर कपड़े की कीमत मालूम करने के लिए हमको क्या करना होगा? हमको 4.05 को 120 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस तरह से हम 4.05 मीटर कपड़े की कीमत मालूम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, हो सकता है कि आपके जहन में ये आ रहा होगा कि 4.05 मीटर कपड़े की कीमत मालूम करने के लिए हम 4.05 को और 120 को मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। तो मैं आपको क्या करता हूँ, एक छोटी सी एग्जाम्पल बता देता हूँ जिसकी मदद से आप आसानी से समझ जाएंगे कि हम कुल कपड़े की कीमत मालूम करने के लिए 4.05 को 120 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, फ़र्ज़ कीजिए कि एक पेन की कीमत
एक पेन की कीमत 10 रुपये है। ठीक है, अगर बच्चों आपको 3 पेन की कीमत मालूम करना है, अगर आपको 3 पेन की कीमत मालूम करना है तो 3 पेन की कीमत क्या होगी बच्चों? आप बहुत आसानी से बोल सकते हैं कि 3 पेन की कीमत होगी 30 रुपये। अब बच्चों ये 30 किस तरह से आएगा? 30 ये 10 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर ये 30 आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से बच्चों यहाँ पर हमको 1 मीटर कपड़े की कीमत 120 रुपये दी गई है और हमको 4.05 मीटर कपड़े की कीमत मालूम करना है। तो इसके लिए भी हमको क्या करना होगा? हमको 4.05 को 120 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो इस तरह से हम इन दोनों आदत की ज़रब करके 4.05 मीटर कपड़े की कीमत मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर कुल कपड़े की कीमत यानी 4.05 मीटर कपड़े की कीमत मालूम करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, मैं यहाँ लिख सकता हूँ 4.05 मीटर कपड़े की कीमत। ठीक है बच्चों, हमको 4.05 मीटर कपड़े की कीमत मालूम करने के लिए हमको क्या करना होगा? 120 को 4.05 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? 120 को 4.05 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, इन आदात की ज़रब हम क्या करेंगे? खड़ी तरतीब में कर लेंगे ताकि आप आसानी से समझ सके। मैं यहाँ पर ये रफ वक्त में इस ज़रब का अमल कर लेता हूँ। हमको क्या करना है? 120 को 4.05 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बच्चों, थोड़ी देर के लिए आप क्या कीजिए? इस अशारिया को इग्नोर कर दीजिए, नज़रअंदाज कर दीजिए। ऐसा फ़र्ज़ कर लीजिए कि यहाँ पर ये अशारिया है ही नहीं। अशारिया को नज़रअंदाज करके हम जिस तरह से ज़रब का अमल करते हैं उसी तरीके से ये ज़रब का अमल हम करेंगे। ठीक है, देखिए पहले हम यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 5 सिफर सिफर, ये 5 दूनी 10 के सिफर, हासिल के तौर पर 1, 5 एकन 5 और ये 6। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये सिफर को लिख लेंगे। अब हम ये सिफर से इस अदद को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये सिफर सिफर सिफर, सिफर दूनी सिफर, सिफर एकन सिफर। ठीक है, अब यहाँ पर हम 2 सिफर लिख लेंगे। ठीक है, अब ये 4 से इस अदद को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 4 सिफर सिफर, ये 4 दूनी 8 और ये 4 एकन 4। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे? इन आदत की जमा कर लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा सिफर, यहाँ पर भी आ जाएगा सिफर, यहाँ आएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 8 और यहाँ पर 4। ठीक है, अब बच्चों हमने यहाँ पर ये जो अशारिया को नज़रअंदाज किया था, तो हम क्या करेंगे? जवाब में अशारिया लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 हिस्सों के बाद अशारिया है, तो हम जवाब में भी क्या करेंगे? 2 हिस्सों के बाद अशारिया लगा देंगे। तो अशारिया कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों आदात को ज़रब करने पर हासिल ज़रब क्या आ रहा है? 486.00 यानी सिर्फ 486। ठीक है, तो इस तरह से अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 4.05 मीटर कपड़े की कुल कीमत कितनी होगी? 486 रुपये। ठीक है, अब हम यहाँ पर हमारे फाइनल आंसर को लिख लेंगे। हमारा फाइनल आंसर होगा कि आयशा दुकानदार को 486 रुपये अदा करेगी। तो इस तरह से बच्चों हमने मश्की सवाल 14 के 5वें सवाल को भी हल कर लिया है। तो चलिए बच्चों हम मश्की सवाल 14 के 6ठे सवाल को हल कर लेते हैं। 6ठे सवाल में वो क्या कह रहे हैं? 6ठे सवाल में वो कह रहे हैं कि अजीज़ा बाज़ार से 4.25 किलोग्राम वज़न का तरबूज लाई और फिर आगे कह रहे हैं कि उसमें से उसने 1 किलोग्राम 750 ग्राम तरबूज पड़ोस के बच्चों को दिया, तो उसके पास कितने किलोग्राम तरबूज बाकी रह गया। ठीक है बच्चों, ये जो सवाल है बहुत ही आसान सवाल है। इसमें क्या मालूमात दी गई है? इसमें ये मालूमात दी गई है कि अजीज़ा नाम की एक लड़की ने बाज़ार से 4.25 किलोग्राम वज़न का एक तरबूज लाया और उसमें से उसने 1 किलोग्राम 750 ग्राम तरबूज पड़ोस के बच्चों को दे दिया। ठीक है, अब बच्चों सवाल में वो क्या कह रहे हैं? सवाल में हमसे वो ये पूछ रहे हैं कि अब उसके पास कितने किलोग्राम तरबूज बाकी रह गया। ठीक है, देखिए बच्चों मैंने क्या किया है? इस सवाल में जो मालूमात दी गई थी उसको यहाँ पर लिख लिया है। सवाल में क्या मालूमात दी गई थी? सवाल में मालूमात दी गई कि तरबूज का कुल वज़न कितना है? 4.25 किलोग्राम, यानी अजीज़ा ने बाज़ार से जो तरबूज लाया उसका कुल वज़न कितना है? 4.25
किलोग्राम। ठीक है, और इसमें से अजीज़ा ने क्या किया, पड़ोस के बच्चों को 1 किलोग्राम 750 ग्राम जो तरबूज उसने पड़ोस के बच्चों को दे दिया। ठीक है, अब बच्चों हमको मालूम क्या करना है, हमको ये मालूम करना है कि अजीज़ा के पास कितने किलोग्राम तरबूज बाकी रह गए। तो बच्चों ये मालूम करने के लिए कि अजीज़ा के पास कितने किलोग्राम तरबूज बाकी रह गए, हमको क्या करना होगा, कुल तरबूज के वजन में से यानी 4.25 में से 1 किलोग्राम 750 ग्राम तरबूज को तफरीक करना पड़ेगा, उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये मालूम कर सकते हैं कि अजीज़ा के पास कितने किलोग्राम तरबूज बाकी रह गए। बच्चों आप सोच रहे होंगे कि ये मालूम करने के लिए कि अजीज़ा के पास कितने किलोग्राम तरबूज बाकी रह गए हम तफरीक का अमल क्यों कर रहे हैं। तो बच्चों मैं क्या करता हूँ, आपको एक छोटी एग्जाम्पल दे देता हूँ, छोटे नंबर्स की मदद से आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर हम तफरीक का अमल क्यों कर रहे हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, फ़र्ज़ कीजिए कि आपके पास, फ़र्ज़ कीजिए कि आपके पास कुल 5 पेन है। ठीक है, और 5 पेन में से आप क्या करते हैं, आपके दोस्त को 2 पेन दे देते हैं। तो अब आपके पास कितने पेन बचेंगे, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि आपके पास 3 पेन बचेंगे। बच्चों ये 3 किस तरह से आएगा, ये 3 5 में से 2 को तफरीक करने पर ये 3 आएंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से इस सवाल में ये दिया गया है कि अजीज़ा के पास जो तरबूज है उसका कुल कितना वजन है, 4.25 किलोग्राम, और उसमें से उसने 1 किलोग्राम 750 ग्राम ये बच्चों को दे दिया है, पड़ोस के बच्चों को दे दिया है। तो अब हमको ये मालूम करना है कि उसके पास कितने किलोग्राम तरबूज बचा है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसके लिए भी हमको यहाँ पर 4.25 में से 1 किलोग्राम 750 ग्राम को क्या करना होगा, तफरीक करना होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4.25 किलोग्राम में से 1 किलोग्राम 750 ग्राम को तफरीक करेंगे। लेकिन बच्चों इससे पहले कि हम 4.25 किलोग्राम में से 1 किलोग्राम 750 ग्राम को तफरीक करें, हमको क्या करना होगा, 750 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी इकाई है, किलोग्राम है। तो यहाँ पर भी हमको क्या करना होगा, 750 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा। क्योंकि आप ये जानते हैं के जमा करने के लिए और तफरीक करने के लिए दोनों की इकाई क्या होना चाहिए, दोनों की इकाई सेम होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, 1 किलोग्राम 750 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, 1 किलोग्राम 750 ग्राम को हम किस तरह लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1 किलोग्राम प्लस 750 ग्राम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये 1 किलोग्राम को जैसे कि वैसे लिख देंगे, 1 किलोग्राम। और अब हम क्या करेंगे, ये 750 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। 750 ग्राम को किलोग्राम में किस तरह से लिखा जा सकता है, 0.75 किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम। ठीक है, इस तरह से हमने 750 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम इन दोनों को जमा कर लेंगे। ठीक है, 1 किलोग्राम और 0.75 किलोग्राम को जमा करेंगे तो क्या आएगा, 1.75 किलोग्राम। ठीक है, तो इस तरह से हमने 1 किलोग्राम 750 ग्राम को किलोग्राम में तब्दील कर लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, आसानी से 4.25 में से 1.75 को तफरीक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर बाकी तरबूज मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, बाकी तरबूज मालूम करने के लिए 4.25 में से 1.75 को तफरीक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे 4.25 में से हमको क्या तफरीक करना है, 1.75। यहाँ पर कुछ भी नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, सिफर को लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनकी तफरीक कर लेंगे। ये सिफर में से सिफर को तफरीक करेंगे तो क्या बचेगा, सिफर ही बचेगा। 5 में से 5 को तफरीक करने पर सिफर ही बचेगा। 2 में से 7 को तफरीक नहीं किया जा सकता तो हम यहाँ से उधार लेंगे, तो ये बनेंगे 3 और 2 बन जाएंगे 12। 12 में से 7 को तफरीक करने पर कितने बचेंगे, 5, और 3 में से 1 को तफरीक करने पर कितने बचेंगे, 2, और यहाँ पर ये अशारे की जगह पर अशारिया आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अजीज़ा के पास 2.50 किलोग्राम तरबूज बाकी रह गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर होगा कि अजीज़ा के पास
अजीज़ा के पास 2.500 किलोग्राम तरबूज बाकी रह गया है। ठीक है, रह गया है। तो इस तरह से बच्चों हमने मछली सवाल 14 के छठे सवाल को भी कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए बच्चों, हम मछली सवाल 14 का जो आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 7, उसको हल कर लेते हैं। बच्चों सवाल नंबर 7 में क्या कह रहे हैं कि रेहाना कार से 85.6 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से सफ़र कर रही थी, और फिर आगे कह रहे हैं कि रास्ते में हिदायत लिखी हुई थी कि कार की रफ्तार की हद 55 किलोमीटर फी घंटा है। तो बताइए कि आमोदरफ्त के उसूलों की पाबंदी के लिए वो कार की रफ्तार कितनी कम करें। ठीक है, देखिए बच्चों, इस सवाल में क्या दिया गया है। इस सवाल में दिया गया है कि रेहाना नाम की एक लड़की रास्ते पर 85.6 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से कार चला रही है, लेकिन रास्ते पर यह हिदायत लिखी हुई है कि रास्ते पर गाड़ी चलाने की ज़्यादा से ज़्यादा जो रफ्तार है वो कितनी है, 55 किलोमीटर फी घंटा। ठीक है, तो बच्चों ये मालूमात सवाल में दी गई है। अब हमको मालूम क्या करना है, हमको ये मालूम करना है कि अगर रेहाना को रास्ते पर गाड़ी चलाना है, कार चलाना है, तो उसको अपनी रफ्तार कितनी कम करना होगी। ठीक है, देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर क्या किया है, इस सवाल में जो मालूमात दी गई थी उसको यहाँ पर लिख लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सवाल में हमको ये मालूमात दी गई है कि रेहाने की कार की रफ्तार कितनी है, 85.6 किलोमीटर फी घंटा, और रास्ते की रफ्तार की हद कितनी है, रास्ते की रफ्तार की हद है 55 किलोमीटर फी घंटा। अब हमको मालूम क्या करना है, हमको ये मालूम करना है कि रास्ते पर कार चलाने के लिए रेहाना को अपनी रफ्तार कितनी कम करना होगी। ठीक है, तो बच्चों ये मालूम करने के लिए कि रेहाना को रास्ते पर कार चलाने के लिए अपनी रफ्तार कितनी कम करना होगी, हमको क्या करना होगा, 85.6 में से 55 को तफरीक करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। बच्चों आप सोच रहे होंगे कि रेहाना को अपनी रफ्तार कितनी कम करना होगी, ये मालूम करने के लिए हम यहाँ पर 85.6 में से 55 को क्यों तफरीक कर रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, आपको एक छोटी मिसाल की मदद से समझा देता हूँ कि यहाँ पर हम तफरीक का अमल क्यों कर रहे हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, फ़र्ज़ कीजिए कि रेहाना की कार की जो रफ्तार है वो 10 किलोमीटर फी घंटा है। ठीक है, हम यहाँ पर ये फ़र्ज़ कर रहे हैं कि रेहाना की कार की जो रफ्तार है वो कितनी है, 10 किलोमीटर फी घंटा। ठीक है, इसी तरह से बच्चों फ़र्ज़ कीजिए कि रास्ते पर कार चलाने की ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार की हद क्या है, 5 किलोमीटर फी घंटा है। ठीक है, अब बच्चों अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर रेहाना के कार की रफ्तार ये 10 किलोमीटर फी घंटा हो और रास्ते पर कार चलाने की ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार ये 5 किलोमीटर फी घंटा हो, तो रेहाना को अपनी कार की रफ्तार कितनी कम करना पड़ेगी। तो आप बहुत आसानी से बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपको रेहाना की कार की रफ्तार कितनी कम करना होगी, 5 किलोमीटर फी घंटा। बच्चों ये 5 किस तरह से आएगा, ये 5 आएगा 10 में से 5 को तफरीक करने पर। ठीक है, तो इसी तरह से बच्चों हमको यहाँ पर अगर रेहाना की कार की रफ्तार 85.6 किलोमीटर फी घंटा हो और रास्ते की रफ्तार की हद ज़्यादा से ज़्यादा 55 किलोमीटर फी घंटा हो, तो ये मालूम करने के लिए कि रफ्तार में कितनी कमी लानी होगी, हमको क्या करना होगा, 85.6 में से 55 को तफरीक करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 85.6 में से 55 को तफरीक करेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, हमको यहाँ पर क्या करना है, रफ्तार में कितनी कमी लाना है ये मालूम करने के लिए 85.6 में से 55 को तफरीक करना है। 55 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 55.0। ठीक है, अब बच्चों देखिए यहाँ पर हम इन आदत की तफरीक करेंगे। यहाँ पर हम 6 में से 0 को तफरीक करेंगे तो 6 बचेंगे। अशारे को जैसे कि वैसे लिख लेंगे। ये 5 में से 5 को तफरीक करने पर 0 बचेगा, या 8 में से 5 को तफरीक करने पर 3 बचेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि रेहाना को रास्ते पर या रास्ते की हिदायत के मुताबिक रास्ते पर कार चलाने के लिए अपने कार की रफ्तार कितने किलोमीटर फी घंटा कम करना होगी, 30.6 किलोमीटर फी घंटा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर होगा कि रेहाना को अपनी कार की रफ्तार 30.6 किलोमीटर फी
किलोमीटर फी घंटा कम करना होगा, कम करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने मश्की सवालात 14 को कंप्लीट कर लिया है। बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मश्की सवालात 14 के तमाम सवालात अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब बच्चों आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए, ताकि हम इसी तरह से आपके लिए मैथमेटिक्स के वीडियोस बनाते रहें।